वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ लिए थे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन समझ लिए थे और उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बना दिए थे। तो आई होप आप लोग प्रैक्टिस शीट कर लिए होंगे। तो आज से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो समझिए क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट टर्म के ऊपर डिपेंड करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट टर्म के ऊपर डिपेंड करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, याद आएगा ये वाला बात। तो ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो लिखना है एक द केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है डिपेंड करता है सिर्फ एक रिएक्टेंट टर्म पे, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल सपोज कीजिए, एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन, एग्जांपल में डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, ये ब्रेक डाउन, जब ये होगा इसका रिएक्शन होगा, जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो क्या होगा, ये फॉर्म करता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 मोल प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका रिएक्शन रेट किस तरह से लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे लिखेंगे। तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के N2O5, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया इसका रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसका। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, जब ये डिकम्पोज करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे बन गया वाटर H2O, वाटर, और यहाँ पे ऑक्सीजन। इसका रेट किस तरह से लिखेंगे, तो इसका रेट भी लिखेंगे कुछ इस तरह से, के रेट कांस्टेंट H2O2 और ऑर्डर 1। ठीक है, और जो मेरा रेडियो एक्टिविटी जो होता है, जैसे यूरेनियम का डिकम्पोजिशन ऑफ यूरेनियम, ये सब भी क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का जो डिकम्पोज होता है अनस्टेबल न्यूक्लियर, वो भी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वही फॉलो करता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेटेड निकालते हैं, रेट का फॉर्मूला निकालते हैं, इंटीग्रेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए अगर dt एकदम स्मॉल टाइम, dt स्मॉल टाइम में dx मोल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, तो रिएक्शन का रेट क्या हो गया, dx बाई dt, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया मेरा, कितना चेंज हुआ है कंसंट्रेशन बाई टाइम इंटरवल, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया मेरा, रेट ऑफ रिएक्शन इज dx बाई dt। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम इंटरवल को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन एक स्मॉल टाइम में कितना कन्वर्ट हुआ है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसी को लेकर के समझना है। यहाँ पे पर ये ए से बी एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। तो रिएक्शन, ठीक है, लेट ए से बी रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, ए से बी एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन जो है क्या है, ए मोल पर लीटर है, वहां से स्टार्ट हो रहा है स्मॉल टाइम, और एक स्मॉल टाइम dt में dx मोल पर लीटर जो है रिएक्टेंट का ए का, वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। ठीक है, तो पहले यहाँ पे समझिए, फिर से समझते हैं। dt टाइम में क्या हो गया, dx मोल पर लीटर जो हो गया वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया मेरा dx बाई dt। अब देखिए ए से बी क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को ये शो कर रहा है। जब टाइम 0 था, t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ए का कंसंट्रेशन कितना था, विद कंसंट्रेशन ऑफ ए एज स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन क्या, ए का कंसंट्रेशन एज ए मोल पर लीटर। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, t इक्वल टू 0 था, तो ए का कंसंट्रेशन क्या था, स्मॉल है। अब बी इस टाइम में क्या फॉर्म हुआ होगा, प्रोडक्ट क्या कुछ फॉर्म हुआ होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा तो नहीं, कुछ नहीं फॉर्म, तो 0। जब t इज इक्वल टू t, कुछ टाइम गुजरने के बाद ए में से क्या हो गया, कुछ ए में से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया होगा। तो कितना कम हो गया होगा, तो मान लेते हैं ए में से x मोल डिक्रीज कर गया होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन x मोल कम हो गया होगा, तो a माइनस एक्स, अब b का x मोल फॉर्म हो गया होगा, तो x। क्लियर है बात। तो अब देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का, मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है।
सिर्फ एक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है मेरा dx by dt, वो एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, एक रिएक्टेंट टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। तो dx by dt जो हो गया वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा a होगा या a माइनस एक्स होगा, तो a माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बोले a क्यों नहीं होगा, तो a इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब t इक्वल टू 0 था तो क्या रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था t इक्वल टू 0 में, तो रिएक्शन के अंदर रेट कहाँ से आ गया, समझ में आया बात। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा तो उस टाइम में रेट कहाँ से होगा रिएक्शन का, समझ में आया। तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है a माइनस एक्स टी टाइम के बाद, तो dx by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन a माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा dx by dt जो होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है क्या फर्स्ट ऑर्डर क्या कांस्टेंट है, वेट कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वेट कांस्टेंट है के हो गया a माइनस ऑफ एक्स। ठीक, अब देखिए अब क्या कहते हैं, इस dt को इस साइड में शिफ्ट करेंगे और a माइनस इसको नीचे लेके चले आएंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू डी टी। यहाँ पे लिख देते हैं k क्या है, k क्या है, k इज रेट कांस्टेंट, k मेरा क्या है रेट कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा तो ये आ गया। अब यहाँ पे दोनों साइड क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a माइनस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ k dt, है ना, जहाँ पर k तो एक कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब देखिए आप जानते होंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a माइनस एक्स क्या होता है, d माइनस ऑफ ln a माइनस एक्स प्लस c, जहाँ पे c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dt या इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x होगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या है t प्लस एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन का c। ये देखिए ये वाला, ये आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हम क्या कहते हैं इसका भी एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, तो हम लोग एक ही साइड i से रिप्रेजेंट कर देंगे उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को। तो dx बाई a माइनस एक्स क्या हो गया माइनस ऑफ ln a माइनस एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग एक साइड रिप्रेजेंट कर लेंगे k के तरफ। k इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है t, तो ये हो गया kt। आइए इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट दोनों को i से रिप्रेजेंट कर देते हैं i। ठीक है, i क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे वेयर i इज the constant of integration, constant of integration, i कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का। अच्छा अब देखिए जब when t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कुछ भी कन्वर्ट हुआ था, नहीं, जो था इनिशियल कंसंट्रेशन वही था, मतलब उस टाइम में क्या x बना होगा कुछ भी तो नहीं बना होगा इनिशियल टाइम में। तो जब t इक्वल टू 0 था तो x का वैल्यू क्या रहा था, क्या था x का वैल्यू भी 0 था, मतलब मेरा कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस टाइम में अब यहाँ पे पुट कर देंगे इसको वैल्यू, t का वैल्यू 0, तो माइनस ऑफ ln a माइनस x का वैल्यू क्या होगा 0 पुट करेंगे तो a माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू, मतलब माइनस ऑफ ln a इज इक्वल टू i, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या है i का वैल्यू माइनस ऑफ ln a। तो ये हमको इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू पता चल गया। चलिए तो हम क्या कहते हैं इसके अंदर पुट कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन के अंदर माइनस ऑफ ln a माइनस एक्स बाई के टी प्लस i, इसमें पुट कर देते हैं सब वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा आगे माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, आई का वैल्यू क्या आया माइनस ऑफ ln a,
यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस ऑफ ln A, ठीक है। अब देखिए, अब इस ln A को उठाकर इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको ln A, ये माइनस ऑफ ln A माइनस x इज इक्वल टू KT। अब आप लॉग का प्रॉपर्टी जानते होंगे, है ना। सपोज कीजिए लॉग A माइनस लॉग B है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ A बाई B, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम नेचुरल लॉग ln, इसका बेस क्या है, e है, इस लॉग का बेस क्या है 10 है, दोनों का सेम प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ln इज इक्वल टू क्या हो गया, a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू KT, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए, अगर हम इसको क्या और अच्छे से KT इज इक्वल टू लिख सकते हैं। अभी हम लोग इसको बेस लॉग का बेस 10 कर लेंगे अभी, तो KT इज इक्वल टू ln A बाई A माइनस एक्स, और यहाँ पे KT इज इक्वल टू, हमको बेस क्या कहना है, इसका 10 कहना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग ऑफ A बाई A, बेस 10 हो गया इसका, A बाई A माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे A क्या है, A है इनिशियल कंसंट्रेशन जब t इक्वल टू 0 था टाइम, और A माइनस एक्स क्या है, जब t क्या हो गया था, t हो गया, है ना, जब टाइम कुछ गुजर गया उसके बाद कंसंट्रेशन क्या है, A माइनस एक्स है, किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है। चलिए, अच्छा ये तो हो गया बेस 10, यहाँ पे इसका तो नेचुरल लॉग बेस क्या है, इसका e है, तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, तो ln लॉग, यहाँ पे लॉग बेस e कह देंगे, यहाँ पे कह देंगे ऊपर में 10, लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है ना, तो देखिए वापस से फिर वही आ जाएगा, जब इसको नेचुरल लॉग क्लिक करके अपने कैलकुलेटर में आप डालिएगा नेचुरल लॉग 10, तो वैल्यू आएगा 2.302 समथिंग, तो हम लोग 2.303 मान के चलेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, KT इज इक्वल टू, इसका वैल्यू जो आ गया वो आ गया 2.303 लॉग बेस क्या है इसका, लॉग बेस हो गया 10 A बाई A माइनस एक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का क्या है वैल्यू, K इज इक्वल टू क्या आ गया 2.303 बाई T इज इक्वल टू, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग बेस 10 A बाई A माइनस एक्स, ठीक है। इसको याद रखना है, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट का टर्म में, और आप टाइम के फॉर्म में भी चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या होगा, k को नीचे भेज देंगे, तो t इज इक्वल टू टाइम कितना लगा, तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई क्या आ गया k लॉग a बाई बेस 10 हो गया इसका, a बाई a माइनस एक्स, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 2.303 बाई के क्या, रेट कांस्टेंट, लॉग बेस 10, ए इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, a माइनस एक्स क्या है, कुछ टाइम गुजर जाने के बाद है कंसंट्रेशन है, ठीक है। t क्या है, कितने टाइम के बाद हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं, हाफ लाइफ समझते हैं क्या होता है इसका। तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is the time in which concentration of reactant reduced to half of its initial concentration। मतलब हाफ लाइफ पीरियड जो होता है केमिकल रिएक्शन का, वो ऐसा टाइम है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है वो पूरा आधा कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा आधा कंसंट्रेशन। सपोज कीजिए ए अगर लिए हैं इनिशियल, तो हाफ टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड के बाद वो a/2 क्या हो गया होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, आधा बचा होगा रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना पूछता है व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। दो हाफ लाइफ पीरियड जो होता है केमिकल रिएक्शन का, वो टाइम है द टाइम जिसमें इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है हाफ में इनिशियल कंसंट्रेशन के, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, जो इनिशियल में हम लिए हैं कंसंट्रेशन तो उसका आधा जाएगा। सपोज कीजिए आप 500 मोल पर लीटर लिए थे, रिएक्शन को स्टार्ट किए थे, तो टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा उसका कंसंट्रेशन 250 मोल पर लीटर, ठीक है, पूरा आधा हो जाएगा, क्लियर है बात। और इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द टाइम, हाफ लाइफ पीरियड केमिकल रिएक्शन का वो टाइम है जिसमें आधा 1/2
जो है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग बात करते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या था? रेट कांस्टेंट के टर्म में, टाइम के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो T इज इक्वल टू क्या था? 2.303 बाई के लॉग बेस 10 है A बाई A माइनस एक्स। अच्छा, A क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और A माइनस एक्स क्या है? कुछ टाइम के बाद है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, जब व्हेन टाइम क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। व्हेन T इज इक्वल टू T हाफ लाइफ हो जाएगा 1/2 हाफ लाइफ पीरियड के बाद, उस टाइम में A कितना हो गया होगा? A जो होगा वो x/2 में कन्वर्ट हो गया होगा, मतलब आधा पूरा कन्वर्ट हो गया। A इज इक्वल टू क्या हो गया होगा? सॉरी, x इज इक्वल टू लिखेंगे इस तरह से, x जो मेरा बना होगा, x मतलब जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, x इज इक्वल टू क्या हो गया होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन का पूरा आधा कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू A/2 हो गया होगा, पूरा इनिशियल कंसंट्रेशन का पूरा A/2 आधा। इनिशियल कंसंट्रेशन A है तो उसमें से पूरा कन्वर्ट आधा, मतलब 1/2 क्या होगा? कन्वर्ट हो गया होगा किसमें? प्रोडक्ट में, हाफ लाइफ पीरियड के टाइम में, है ना। तो यहाँ पे हम मेरा अभी हाफ लाइफ पीरियड का इक्वेशन क्या आ जाएगा? तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? T हाफ, तो इस तरह से लिखेंगे T हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस क्या हो गया? 10। A क्या है? तो A बाई A माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ गया? A/2 हो जाएगा इस टाइम में, तो A/2 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो T हाफ जो आएगा, T हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। A बाई यहाँ पे कितना आएगा? 2A माइनस A/2। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे आ जाएगा T हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10। यहाँ पे आएगा A/2। यहाँ से ये A से कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? ऊपर में 2 चला जाएगा, तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, तो log 2 का वैल्यू कितना होता है? आप कैलकुलेटर में डालिएगा, log 2 इंटू 2.303 कीजिएगा बेस 10 लेकर के, तो क्या आएगा? T हाफ जो आएगा वो आएगा मेरा 0.693 बाई के, 0.693 बाई रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आ जाएगा मेरा T हाफ लाइफ पीरियड इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है? तो देखिए, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन जो हम लिए थे क्या था? A था, क्या उसके ऊपर हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये तो है ही नहीं कहीं इक्वेशन में। तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे एक लाइन अच्छे से लिख लेना है, दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ a first order reaction is independent on initial concentration of reactant। ठीक है, मतलब जो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रिएक्शन के इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है हाफ लाइफ पीरियड इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर बनाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। देखिए, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रूफ करना है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम रिक्वायर्ड है 75% कंप्लीट होने का, वो 2 टाइम्स है टाइम रिक्वायर्ड फॉर
50% कंप्लीट, मतलब प्रूफ कहना है ये सॉल्यूशन जो रिएक्शन का टाइम रिक्वायर्ड है 75% कंप्लीट होने में, वो 2 गुना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट। ये हमको प्रूफ करके देना, ठीक है। तो क्या है, हमको तो लेट कर लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, लेट कर लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्शन का, रिएक्टेंट का, वो हो गया होगा ए। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लेते हैं क्या है, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ए मान लेते हैं, ठीक है। जब रिएक्शन 75% हो गया होगा, जब रिएक्शन 75% हो गया होगा तो उसका कंसंट्रेशन कितना बचा होगा रिएक्टेंट का, क्या है वो a माइनस एक्स है ना, कुछ टाइम गुजरने के बाद वाला कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जब 75% रिएक्शन हो गया होगा तो यहाँ पे हम लिखते हैं आफ्टर 75% कंप्लीट, आफ्टर 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट होने के बाद कितना बचा होगा रिएक्टेंट, तो देखिए तो 75% कंप्लीट होने के बाद तो हम लोग पहले a का 75% निकाल लेते हैं। तो a इंटू ए का 75% कैसे निकालेंगे, तो a इंटू 75/100 है ना, ये आ गया मेरा 75% आ गया a का, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे, लेकिन ये जनरली दिया हुआ क्या है, x दिया हुआ है ना, x जो x क्या था, तो x क्या था, x जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हुआ है वो था ना। तो यहाँ पे देखिए तो जनरल इक्वेशन क्या होगा, a माइनस एक्स है ना, a माइनस एक्स। अब x का वैल्यू कितना है, 75% कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे a माइनस 70 a इंटू 75/100 है ना, मतलब 75% a का कन्वर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट में। तो a माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो यहाँ पे कितना आ गया a माइनस 3a/4। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4a माइनस 3a, तो आ जाएगा कितना a/4, मतलब a माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया 4, मतलब a माइनस एक्स कब का है, ये 75% कंप्लीट होने के बाद का है a माइनस एक्स। क्लियर है बात। अच्छा अब यहाँ पे एक और बोला है 50% कंप्लीट होने के बाद कितना बचा होगा, ठीक है। तो लिखते हैं आफ्टर 50% कंप्लीट, जब रिएक्शन में फर्स्ट और रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया होगा तब कितना बचा होगा कंप्लीट, यहाँ पे लिख देते हैं 75% ऑफ ए, कैसे निकालते हैं, तो ये तो आता ही होगा आपको है ना, a इंटू 75/100 निकाल देते हैं हम लोग। आफ्टर 50% कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे क्या वही a माइनस एक्स, और यहाँ पे x क्या हो गया होगा इस टाइम में, मतलब यहाँ पे निकाल लेंगे हम 50% ऑफ 50% a का कितना होगा, 50% ऑफ a क्या आएगा, तो a इंटू जो होगा यहाँ पे x जो हो गया, जो कन्वर्ट हो गया होगा कितना हो गया होगा a इंटू 50/100 है ना। यहाँ पे पुट कर देंगे तो a माइनस एक्स का वैल्यू है a इंटू 50/100, ये 52 जा 100 चला गया, यहाँ पे कितना आ गया a माइनस a/2, अब इसका एलसीएम देंगे तो आएगा 2, यहाँ पे आ गया 2a माइनस a/2, मतलब a/2 मतलब पूरा आधा कन्वर्ट हो गया। जनरल कॉमन सेंस से भी हम लोग बोल सकते हैं 50% कंप्लीट होने के बाद आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। 50% कंप्लीट होने के बाद a माइनस एक्स का वैल्यू a/2 था, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, अब इक्वेशन में डालते हैं t 75% कंप्लीट होने के बाद जो है, ये क्या जनरल फॉर्मूला जो t इज इक्वल टू क्या था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303/k log a by a minus x बेस 10 है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 2.303/k रेट कांस्टेंट, हम बोले थे रेट कांस्टेंट जो होता है किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो 2.303/k log a by a माइनस एक्स, अब बेस क्या है इसका बेस तो 10 है। अब देखिए 75% कंप्लीट होने के बाद क्या 2.303/k log बेस 10, a तो वैसे ही है a, और a माइनस एक्स कितना कन्वर्ट हुआ है 75% होने के बाद कितना आया 25% कंप्लीट होने के बाद a/4, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे a/4
4, a/4। यहाँ से ये वाला ये कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, तो t 75% आ गया। टाइम मतलब 75% कंप्लीट होने के बाद, और टाइम था उस टाइम में 2.303 बाई के लॉग बेस 10, और ऊपर में क्या हो गया 4। ठीक है, ये आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, मतलब 50% कंप्लीट होने के बाद, तो यहाँ पे लिखते हैं t 50%, टाइम रिक्वायर्ड फॉर जो 50% कंप्लीट होने के लिए कितना है 2.303 टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट इज इक्वल टू 2.303 बाई के वेट कांस्टेंट लॉग ऑफ बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। भाई अब यहाँ पे देखिए 50% कंप्लीट होने का क्या है, a माइनस एक्स का वैल्यू a/2 है, तो t 50%, इसको मान लीजिए इक्वेशन, इसको a नंबर 1 नंबर मान लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, t 50% 2.303 बाई के लॉग ऑफ बेस 10, a कितना दिया हुआ है तो a को वैसे रखते हैं, a माइनस एक्स कितना हो गया इस टाइम में a/2 हो गया, यहाँ पे a/2 पुट कर देंगे, ये वाला ये कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा t 50% टाइम रिक्वायर्ड 50% कंप्लीट इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10 है और 2, अब डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2। हमको पता करना है t75 जो है वो 2 टाइम से टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीट जो है वो 2 टाइम से टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो कहते हैं हम लोग, तो हम क्या करेंगे 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा इस केस में t 75% कंप्लीट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीट बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट इज इक्वल टू कितना है, ऊपर इसका पूरा इक्वेशन लिख देंगे तो 2.303 बाई के वेट कांस्टेंट लॉग ऑफ, अब बेस 10 में बार बार लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2.303 बाई के इस लॉग का बेस 10। ठीक है, याद रखना log 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2.303 बाई के, ये 2.303 बाई के कट गया होगा, यहाँ पे देखिए तो क्या t 75% कंप्लीट डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट इज इक्वल टू, अब लॉग का प्रॉपर्टी है ना, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ, लॉग 4 को यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कह देना है वक्त में log 4 है तो इसको लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और ये पावर जो है वो सामने आ जाएगा तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी है 2 log 2 है ना, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे हम डाल देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 log 2, और ये नीचे में क्या है log 2, तो देखिए इस log 2 से ये वाला log 2 कट गया आएगा तो क्या आ जाएगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट। ये आ गया मेरा प्रूफ फॉर 50% कंप्लीट। आ गया, क्लियर है बात यहाँ तक। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, इस तरह सॉल्व करना है इसको, हम प्रैक्टिस शीट में डाल देंगे इस तरह क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीट इज 10 टाइम्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट। ठीक है, मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है 99.9% कंप्लीट होने के लिए वो 10 गुना है 10 टाइम्स है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट होने का, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मानते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे भाई लेट कर लेंगे, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। ठीक है, आफ्टर 99.9% कंप्लीट निकाल लेंगे, आफ्टर 99.9% कंप्लीट, 99.9% कंप्लीट होने के बाद मतलब क्या हमको क्या निकालना है, हमको a माइनस एक्स निकालना है ना।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले 99.9% ए का 99.9% निकाल देते हैं। ये बार बार लिखना नहीं होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स क्या हो गया होगा, तो ए माइनस एक्स का वैल्यू आ गया होगा 99.9% ऑफ ए बाई 100 है ना, तो 99.9 इंटू ए बाई 100 है ना, ए बाई 100 किस तरह से है, तो देखिए यहाँ पे 99.9% ऑफ ए किस तरह से निकालेंगे, तो क्या कहते हैं हम लोग ए इंटू 99.9 बाई 100 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा। ये क्या है, किसका वैल्यू है, ये एक्स का, मतलब 9 मतलब क्या है, मतलब जो 99.9% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो कंसंट्रेशन टर्म होगा, क्या होगा, ए रिएक्टिंग का कंसंट्रेशन होगा, वो कितना बचा होगा, तो वो होगा, वो कितना बचा होगा, तो ए में से 100 माइनस कर देंगे, कितना कन्वर्ट हो गया होगा, वो क्या है मेरा एक्स डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो गया होगा, एक्स डिनोट कर रहा है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो इतना कन्वर्ट हो गया 99.9 ए बाई 100। ठीक है, पता कर लेंगे कितना बचा होगा यहाँ से, देखिए। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए, तो ए माइनस, अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो नीचे में क्या आएगा, एक और 10 आएगा, तो 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस 999 ए बाई 1000 999 ए बाई 1000, और इसका एलसीएम देकर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 ए माइनस 1000 ए 1000 ए माइनस 999 ए बाई 1000, तो कितना आ गया, तो 1000 में से 999 ए चला गया, तो कितना बचा, ए बाई 1000। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। उसी तरह से आफ्टर, मतलब आफ्टर कितना 50% कम्प्लीट, वही आधा हो जाएगा, आफ्टर 50% कम्प्लीट, 50% कम्प्लीट होने के बाद ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना बचा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर वैसे कर लेंगे 50% ऑफ ए किस तरह से निकालेंगे, 50% ऑफ ए, यहाँ पे कहते हैं क्या, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 इंटू ए बाई 100 है ना। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ए माइनस 50 ए बाई 100, ये देखिए 2 बाई में चला गया, ये 52 से 100। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 2a माइनस ए बाई 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, a बाई 2। ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, हमको पता है t इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला क्या था, टाइम, ये कंप्लीट होने का कोई भी टाइम में रेट अगर निकालना होगा तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जनरल इक्वेशन था, t इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स है ना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट t इज इक्वल टू 2.303 बाई रेट कांस्टेंट इक्वल टू लॉग ए बाई ए माइनस एक्स बेस 10। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीट का क्या होगा, बस वही होगा, पुट कर देंगे 2.303 बाई के, ठीक है, 2.303 बाई के लॉग ऑफ बेस 10, ए का वैल्यू कितना है, ए ही है, और ए माइनस एक्स कितना है, ए बाई 1000 है, तो यहाँ पे ए बाई 1000 पुट कर देंगे, 1000, ये ए से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, टी 99.9% कम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीट के लिए 2.303 बाई के लॉग बेस 10 कितना हो जाएगा, 1000। ठीक, ये 1000 ऊपर चला गया होगा। ठीक है, अब वही यहाँ पर पी कर लेंगे दूसरा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट क्या आएगा, वही 2.303 बाई के लॉग ऑफ बेस 10 ए बाई ए कितना है, तो ए तो वहाँ पे लिख देंगे इनिशियल कंडीशन, ए माइनस एक्स कितना हो गया होगा, 50% कंप्लीट होने के बाद ए बाई 2 हो गया होगा, ये देखिए यहाँ पुट कर देंगे ए बाई 2, यहाँ से देखिए ये ए से ये कट गया होगा, 2 पर चला जाएगा तो कितना आ गया, टी 50%, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट इज इक्वल टू 2.303 बाई के। ठीक है, हम लोग इनवर्स भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, कितना देर में कन्वर्ट होगा कितना प्रोडक्ट, तो वो सब डेटा दिया होगा जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, आज इतना समझ लीजिए, लॉग ऑफ बेस 10, ये क्या हो गया 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2,
इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा t 99.9% कंप्लीट डिवाइडेड बाय t 50% कंप्लीट होने का इज इक्वल टू कितना आ गया 2.303/k लॉग ऑफ बेस 10 और 1000 है ना, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई लिखेंगे t 50% कंप्लीट का क्या है 2.303/k लॉग ऑफ बेस 10, ये हो गया 2, ये 2.303/k, 2.303/k, ये 2.303/k कट गया होगा। यहाँ पे देखिए आगे क्या आ जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीट डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट इज इक्वल टू, ये क्या होगा 3 सामने आ जाएगा तो 3, ये log 10 कितना होता है 1 हो जाता है ना, log 10 10 ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा log बेस 10, ये हो गया 2। अब log 10 कितना हो गया 1, मतलब 3 into 1, और log 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.301। अब कीजिएगा यहाँ पे 3/0.301, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में क्या होगा, पॉइंट को हटाएंगे नीचे से तो ऊपर में 1000 जाएगा तो क्या होगा 3000 डिवाइडेड बाय 301। अब 3000 को 301 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 9.96, जो हम लोग क्या करेंगे अप्रोक्स इसके बराबर हो गया, ये इसको मान लेंगे ये 10 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया टी टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीट इज इक्वल टू 10 इंटू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट। क्लियर है बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम प्रैक्टिस शीट डाल देंगे, उसमें से आप क्वेश्चन बनाइएगा, डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा लिंक।